नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हर वो बात आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपके मार्क्स जो है 115 प्लस आ सकते हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा लगेगा यार छोड़ो वीडियो हटाओ, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाली है। ये वीडियो जो आप ताना किसी और को मार रहे हो कि उसकी वजह से मुझे कम आया है, वो ताना मारना बंद कर दोगे। और ये वीडियो आपको ये एहसास दिला देगा कि वाकई में आप बीपीएससी को जी रहे हो या बीपीएससी के साथ में रह के आप मजाक कर रहे हो। इन सारी बातों को आज खुलासा करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ में ये भी बताएंगे क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा जिससे कि 115 प्लस लाया जा सके, किस किस टॉपिक को पढ़ा जाए जिससे कि वहां से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन उठाकर आपके सामने रखता है और हमेशा आप वहां से गलत करके आते हो। किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए और उस बुक में सबसे बेहतरीन है कि किस स्टाइल से पढ़ा जाए, इन सब का खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि होली भी गुजर चुकी है। आपकी जिस तरीके से असफलता हाथ लगी और जितना मार्क्स आया, अगर सच पूछो, मुझसे पूछो सुजीत सर आप एक परिवार होने के नाते क्या बताइएगा, तो मैं बस यही बताऊंगा जितना आप डिजर्व करते थे उतना ही नंबर आपको आया। जरूर लगी होगी कड़वी, इस दिल को तो लग गई होगी कि क्या सुजीत सर क्या बात करो, वही बात कर रहा हूं जो सच है। रियलिटी यही है, जितना आप डिजर्व कर रहे हो उतना ही आपको मिला भी है। और इसको जितना जल्दी हो सके, मान लो जिंदगी दौड़ रही है, आप रुके हुए हो, आप रो रहे हो, आप भला बुरा ताने यहां वहां शिकायत कर रहे हो, जिंदगी आपकी रुकी हुई नहीं है। जिंदगी भाग चुकी है, दौड़ चुकी है, उसी स्पीड में दौड़ चुकी है। जब आप खुश थे तब भी जिंदगी उसी स्पीड में दौड़ रही थी, आज गम में डूबे हुए तब भी जिंदगी उसी स्पीड में रुकी हुई है। बस आपको लगता है कि बस जिंदगी रुकी हुई है, बल्कि जिंदगी उसी स्पीड में दौड़ रही है। समय के साथ जिंदगी भी आपकी भाग रही है। आप रुके हुए हैं या भाग रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़े भाई के होने के नाते, कि प्लीज ये रोना धोना बंद कीजिए, जो हुआ उसे भूलिए और एक नए सिरे से तैयारी शुरू कीजिए। एक ढाल दीजिए, एक जान डालिए अपनी जिंदगी में और करना शुरू कर दीजिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, सुजीत सर कुछ हंगामा करो, कुछ ये करो, कुछ वो करो। अगर आपको इतना ही करना है तो आप अपने पढ़ाई में हंगामा करो ना, बनाओ ना, टारगेट बनाओ ना, फिट करो ना। इतनी शिद्दत से पढ़ाई करो कि आसानी से 115 लाया जा सके। ये बातें भी आपको कड़वी लगेगी, इससे भी आपको कहीं कहीं उदासी होगी, लेकिन ये वो सच है जिसको सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबकी बस की बाहर की बात है, लेकिन बोलूंगा सच और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सुजीत सर ऐसे ही आप बोल रहे हो, 108 तक चला गया, इतिहास बदल दिया, कल 110 चला जाएगा, तो छोड़ दो ना, छोड़ दो बीपीएससी, जाओ दरोगा की तैयारी शुरू कर दो। सीधा सा बात है, कड़वी बोलूंगा लेकिन आपके दिल की बात बोलूंगा। छोड़ दो, ये नहीं आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि 115 तक 120 तक लाने की काबिलियत है मेरे अंदर सुजीत सर, मैं जान लगा दूंगा, आसमान जमीन एक कर दूंगा, लेकिन इस बार 67 में किसी की औकात नहीं है जो मुझे फाइनल तक रोक के दिखा दे। आयोग की भी औकात नहीं है। सीधी सी बात है, बात ऐसी हो, मेहनत ऐसी हो जो कमाल कर जाए, तब तो ठीक है, वरना ये तमाशा करना बंद करो। सीधी सी बात है, कर भी है लेकिन दिल की बात है। आपको लग रहा होगा सुनने वक्त सुजीत सर ये क्या कर रहे हो। अब बात रही कि आखिर बदलाव कहां किया जाए। सुजीत सर नंबर 95, 97, 93, 85, 105 यहां तक पहुंच गए। मैं आपके दुख दर्द में हमेशा साथ में हूं, सर झुका के कह रहा हूं। एक बड़े भाई होने के नाते बता रहा हूं, मैं हमेशा आपके साथ में हूं। मुझे भी पता है जब एक एक नंबर से दो दो बार मेरा प्रीलिम्स रुका है, वो दिन अभी भूला नहीं हूं और जब तक है जान कभी भूल भी नहीं सकता हूं। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, ऐसे मोड़ पे जाके गिरा हूं जिसका दर्द आज भी ताजा है, आज भी हरा है। और ये सच बता रहा हूं, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाला हूं, दिल की बात बोलने वाला हूं। कोई भी बात थ्योरेटिकल नहीं, सारी बात प्रैक्टिकल बोलूंगा। आपको मानना ही पड़ेगा, आज मानो कल मानो, एज अटेम्प्ट दोनों जब खत्म हो जाएगा तब मानो, मानना तो पड़ेगा आपको। सीधी सी बात है।
मुझे पता दर्द क्या होता, लेकिन क्या इस दर्द से बाहर ना निकला जाए? क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारा वक्त उसी स्पीड से दौड़ रहा है और हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो तैयारी में लग गया है। वो फिर से कंपीट कर जाएगा और हम फिर से रोएंगे। तो बेहतर है ना, इस वीडियो को जैसे ही आप सुने, आप अपने अंदर सुनामी पैदा कीजिए। जो हुआ उसे भूलिए, नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए और बीपीएससी को अटैक कीजिए। बीपीएससी कोई तोप नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। बीपीएससी आसान है, लेकिन तब जब आप अपनी जिंदगी का 100% देंगे तब आसान है, वरना बीपीएससी इम्पॉसिबल है। सीधी सी बात है, सोचना आप ही को है। अब रहा कि सुजीत सर आखिर बदलाव क्या किया जाए जिंदगी में? आप बताओ क्या बदलाव किया जाए? बदलाव करने में सबसे पहले रणनीति में बदलाव किया जाए। आपकी जो रणनीति आज तक आपने अपनाया, 94, 95, 97 जाकर रुका, अब वो सारी रणनीतियां को यहीं पे समाप्त करो, जला दो, राख कर दो। अब यहां से एक नई रणनीति शुरू करो और इसके लिए वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो लाके बताएंगे कि किस तरीके से रणनीति तैयार किया जाए। दूसरी बात, टाइम टेबल नहीं, टाइम मैनेजमेंट बनाना शुरू करो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल किसी का फॉलो नहीं होता। हरा पेन, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, खूब सुंदर से उसमें डिजाइन बना हुआ, कमल का फूल, ये फूल, वो फूल, ऐसे फूल, और वो सिर्फ काम करता है 3 दिन। 100 घंटे के बाद वो बदल जाता है। 100 घंटे के बाद वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी हमारे अंदर नहीं होती है। और मैंने कई बार बोल चुका हूं कि कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। और ये टाइम टेबल में करता है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना। और इस पे भी एक वीडियो लाने वाला हूं और बड़ी मजेदार लाने वाला हूं। आपका दिल दिमाग धड़कन खोल देगा कि वाकई में टाइम मैनेजमेंट सबसे कमाल की बात है जो हर स्टूडेंट से संभव है। फिर चाहे वो जॉब वाला हो, फिर चाहे वो हाउसवाइफ हो, फिर चाहे वो किसान कहीं पे काम कर रहा हो, उस सबके लिए पॉसिबल है। वो कैसे, वो वीडियो में लाके बताऊंगा। चौथा पार्ट इसका है सिलेक्टिव पढ़िए, जहां से हमेशा क्वेश्चन बन रहा, आयोग हमेशा क्वेश्चन आपके पास ला रहा है और हमेशा आपका गलत हो रहा है। सिलेक्टेड पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। समझिए मेरी बात को, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ मत पढ़िए अगर रिजल्ट लाना है तो। अगर सब कुछ पढ़ने लगे तो फिर आप कोचिंग संस्था खोल दिए, फिर आप स्टूडेंट रहेगा। सब कुछ तो मुझे पढ़ाने दीजिए, आप सब कुछ मत पढ़िए, आप सिलेक्टेड पढ़िए। 10 साल के क्वेश्चन को खंगालिए, पता कीजिए कि कहां से आयोग निकालता है क्वेश्चन और उसको चाट जाइए, रगड़ जाइए कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछता है तो दुनिया में किसी की गलती हो जाए, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का यह स्टाइल होना चाहिए। इसी कहते हैं सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना। इसमें भी बताएंगे, इस पे आज चर्चा जो चलेगी इसी पे चलेगी, पूरा का पूरा चर्चा। नेक्स्ट है 10 किताब नहीं थी, लाइब्रेरी मत बनाइए। लाइब्रेरी मुझे छोड़ दीजिए बनाने के लिए, मैं अपने रूम को बना चुका हूं। लाइब्रेरी आप मत बनाइए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। यकीन मानिए आज न कल आपका रिजल्ट होगा। आप किसी न किसी जिला के डीएसपी बनेंगे, वर्दी आपके कंधे में चमकेगी, जमाना आपको सलाम करेगा। लेकिन तब जब एक किताब को 10 बार पढ़िएगा, 10 किताब को एक बार पढ़िएगा तो आपको रास्ते में कहीं भटकते हुए मिलिएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, अब आपको ही सोचना होगा। नेक्स्ट जो है, रटिए नहीं, समझ के पढ़िए। आज भी कई ऐसे टीचर जो है आपको ये बताते हैं रट्टा मारिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं कहता हूं कुछ मत कीजिए। रट्टा तो तब मारिएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप ट्रिक यूज कीजिए, ट्रिक जो मैं अपनी संस्था में करवाता हूं, आप यूज करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसी के साथ में एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी संस्था में क्रैश कोर्स 66 का स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से स्टार्ट हुआ, 5 अप्रैल से सारे, चाहे क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन हो, 67 का प्रीलिम्स हो, जीपीएससी हो, सबकी नई बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप यहां जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 और व्हाट्सएप नंबर 9015148776, यहां पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों मैं हमेशा सर झुका के कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, कभी नहीं कहा हूं, कभी कहूंगा भी नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, एक बार सिर्फ जिंदगी में एक पल निकाल के आप मुझसे मिल लीजिए। उसके बाद जहां जाना हो जाइए, जहां डूबना हो डूबिए, जहां पैसा को फंसाना हो फंसा दीजिए, आप अपने पापा की मेहनत की कमाई को डुबो दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार मेरी संस्था आइए, एक बार मुझसे मिल लीजिए, उसके बाद जो दिल करे वो आप कर लीजिए। बाकी सोचना तो आप ही को है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ में न्याय हो सके और न्याय करने के लिए सामने में हमेशा खड़ा हूं।
और जब भी आप मुझसे मिलने के लिए आइएगा तो कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग में आने के, ताकि आप मुझसे मिल भी लीजिए और हमारी क्लास भी करते हुए चले जाइए। चलिए अब आते हैं कि इसके सिलेक्टेड टॉपिक जो है इसको किस तरीके से पढ़ा जाए। आइए, सिलेक्टेड कैसे पढ़ा जाए। अब प्रीलिम्स निकालना है, 115 क्रॉस कराना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट का अगर आप हो सके तो लिख सकते हैं, तो पॉज करके लिख लीजिए। सबसे पहले आधुनिक भारत में आते हैं, इतिहास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से अगर एवरेज देखा जाए तो 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से कम नहीं पूछता। इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर रहा है। और इसके लिए मैं खुद अपनी संस्था में मैं ही पढ़ाता हूं, आपको मजा आने वाला है। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप मेरी संस्था का ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए भी यही नंबर है। चलिए, सबसे पहले आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक जो है जहां पे पूरी तरीके से बाज की तरह नजर रखा जाए, हंस की तरह नजर रखा जाए, और वो है सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में भी इंपोर्टेंट पार्ट कुछ है, लेकिन आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। और उसमें जो सबसे इंपोर्टेंट होगा फ्रांसीसी और अंग्रेज, इस दोनों को ध्यान रखिएगा। और पहली बार पुर्तगाली आ रहे हैं तो पुर्तगाली के बारे में भी थोड़ा सा गवर्नर जनरल जो हुए, वास्को डी गामा हुए, अल्बुकर हुए, अल्मेडा हुए, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा। दूसरा, ब्रिटिश शासक का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे वो महलबाड़ी हो, या फिर चाहे रैयतबाड़ी हो, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बस इसके प्रीलिम्स पॉइंट एक बार आप समझ जाइएगा ना, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी संस्था आइए, हमसे पढ़िए, आपके रटने के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा मैं, सारे दरवाजे, और सब कुछ क्लास में सिखा दूंगा आपको। आप मुझे यकीन मानिए, आप एक बार आके तो देखिए। दूसरी जो है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में, तो थोड़ा सा यहां पे नजर रखना है। 1857 की क्रांति पढ़ना है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन इसके अध्यक्ष हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 तक तो ये याद रख लीजिएगा। और कहां कहां अधिवेशन हुआ, इसमें से बिहार वाला पोर्शन पे याद रखिएगा, ये ध्यान रखना होगा, बस कंप्लीट है। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है करजन के समय में। उसी टाइम में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा पलासी का युद्ध ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा बक्सर का युद्ध ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद गांधी युग में इंटर कर लीजिएगा। गांधी युग में चंपारण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी आप दे रहे हैं तो चंपारण तो इंपॉर्टेंट है ही है। चंपारण के बाद थोड़ा खेड़ा, थोड़ा रोलेटेड, थोड़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद असहयोग को देख लीजिएगा, खिलाफत को भी उसी के साथ में देख लीजिएगा। खिलाफत में नहीं माना गया, असहयोग शुरू किया गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो गांधी जी शुरू किए, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसी में गोलमेज सम्मेलन हुआ है, थोड़ा गोलमेज सम्मेलन में ध्यान रखिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय में किसमें कांग्रेस ने भाग लिया, किसमें गांधी जी ने भाग लिया। ये सब थोड़े थोड़े पॉइंट को, थोड़े इसके डेट को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कहां से शुरुआत हुई थी, क्या था गांधी के बारे में, कैसे इनको जो है कैद करके आखा पैलेस में डाल दिया गया, नजर बंद कर दिया गया, कैसे हुआ, और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा नजर डाल दीजिएगा, मजा आ जाएगा। ये हुआ कंप्लीट सिलेक्टेड टॉपिक आधुनिक भारत का। अब आइए आधुनिक भारत के बाद चलते हैं मध्यकालीन भारत, थोड़ा मध्यकालीन में भी नजर रखते हैं। इसमें जो है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, भारत पर अरबों का आक्रमण, इसको एक नजर बस देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत में चले जाएंगे। दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, और तुगलक वंश को जरा ध्यान से रखना, पहला तुगलक वंश और दूसरा गुलाम वंश, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना होगा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। यहां के बाद जब चलेंगे तो उसके बाद जो है सूफी आंदोलन ध्यान लेंगे, सूफी और भक्ति जो था उसमें ध्यान रख लेंगे। इसमें भक्ति में रामानुजम, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसी, मीराबाई और रैदास, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हल्का हल्का जो है ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य में चले आएंगे। मुगल साम्राज्य में बाबर से शुरू होगा, बाबर के बाद सीधे हुमायूं में शेरशाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि बीपीएससी दे रहे हैं तो शेरशाह के बारे में आप शेरशाह के बारे में छोड़ नहीं सकते हैं, अकबर के बारे में तो गलती से भी नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद औरंगजेब पर थोड़ा सा ज्यादा नजर रखना है, बस यहां के बाद जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मराठों का उद्भव जो है हल्का सा एक नजर शिवाजी के बारे में देख लेंगे, क्लियर हो गया हमारा।
मध्यकालीन। अब सुजीत सर आपने सिलेक्टेड टॉपिक तो बता दिया, लेकिन बुक आप किसी में नहीं बता रहे। बुक हमेशा मैं बता चुका हूं, बस एक बुक फॉलो करना, सिर्फ एक बुक, और वो है एस के पांडे सर की बुक है। इस तीनों में यूज करना है एस के पांडे सर की बुक, ध्यान रखिएगा। चाहे वो आधुनिक हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे प्राचीन हो, इन तीनों में एस के पांडे सर की बुक को ध्यान रखना। और एक एक्स्ट्रा बुक जो रखना है घटना चक्र की, ध्यान रखिएगा। घटना चक्र की जो क्वेश्चन बैंक आता है उसी को आपको रखना होगा, बस इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखना। चलिए, मध्यकालीन के बाद प्राचीन में आते हैं, जहां से इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक है, जहां से पूछा जाता है। प्राचीन में आते हैं, प्राचीन में 5 क्वेश्चन पूछता है, एक एवरेज लेके चले 5 क्वेश्चन। इसमें जो है सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास के स्रोत, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, श्याम वेद हो, अथर्ववेद हो, इन सब के बारे में हल्का हल्का जानकारी आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहां के बाद चलने के बाद जो विदेशी यात्री आए उनसे मिलने वाले स्रोत, चाहे वो मेगास्थनीज हो, हेरोडोटस हो, हेंगसांग हो, या फिर फायान हो, इब्न बतूता हो, या फिर अलबरूनी हो, हल्का हल्का एक नजर आप देख लीजिएगा ना, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा डाटा पे नहीं, बस एक नजर देखते हुए चले जाना। किसके टाइम में आया, क्या परिवर्तन हुआ, क्या इतिहास वहां से बदलाव हुआ, जहां जहां इतिहास बदलाव कर रहा उसी पे नजर रखना। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में चले जाएंगे, उसके बाद सीधे सिंधु सभ्यता में चले जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद जिसमें बौद्ध और जैन के बारे में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ट्रिक के थ्रू इतनी आसानी से आपको समझा देंगे कि लगेगा इतिहास सुजीत सर मजा आ गया। इसको कहते हैं इतिहास का पढ़ना। एक बार आप मेरे साथ पढ़ के तो देखिए, मजा आ जाएगा। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य को देख लेंगे, गुप्त साम्राज्य देख लेंगे, और दक्षिण भारत के प्रमुख कुछ राजवंश जैसे राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, हमेशा पढ़िए हैं। कभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, कभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या राष्ट्रकूट है, क्या चोल है, क्या चालुक्य है, या क्या चेड़ है, कुछ नहीं समझ में आया। एक बार आप मुझसे मिलिए, मेरे से एक बार पढ़ के आप देखिए, आपको बच्चों की तरह आपके अंदर डाल दूंगा और आप कभी नहीं भूल पाइएगा इतिहास। चलिए, ये तो हुआ प्राचीन, और इसमें भी वही बुक, इसके पांडे सर की बुक और घटना चक्र का। चलिए, अब आते हैं राज व्यवस्था पे, पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, यहां से 10 से 12 क्वेश्चन जो है एक एवरेज पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, या फिर 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम हो, इन तीनों को एक नजर खंगाल लेना। उसके बाद यहां के बाद जो है फिर 1935-1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसको भी थोड़ा एक नजर देख लीजिएगा। उसके बाद सीधे आ जाइएगा मौलिक अधिकार पे, एकदम आसानी से पढ़िए, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर सिलेक्टेड पढ़िएगा तभी संभव है, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां से सिर्फ ये नहीं कहिएगा मेंस पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स हो जाएगा। अब प्रीलिम्स में भी आपको जान डालना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ भाग रहा है, प्रीलिम्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। या प्रीलिम्स जो है लास्ट में पढ़ लेंगे, वो भी कहीं कहीं गलती हो जाएगा, फिर आपका मेंस पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो, है ना सही बात। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रस्तावना पढ़ लेंगे। प्रस्तावना पढ़ने के बाद फिर से घटना चक्र के क्वेश्चन को लगा लेंगे। वहां से जो भी क्वेश्चन होगा देखना कि अगर 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो कम से कम 8 से ऊपर सही होगा, तब तो सही है, नहीं है तो फिर से पढ़िए, जो कि आपको मैं बता चुका हूं। उसके बाद संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सबको थोड़ा थोड़ा खंगाल लेना। क्या है कार्यकाल, कैसे इनका चुनाव होता है, क्या इनका एज होता है, ये सब छोटी छोटी बातें, क्योंकि प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ में संघीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ऐसे भी बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव हुआ है, तो इंपोर्टेंट तो है ही है, और पॉलिटी है, पॉलिटी को करंट से जोड़कर पढ़ना ही पड़ेगा। बिना करंट से जोड़े हुए पढ़ना कहीं कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। उसके बाद जो है न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बेसिक सब कुछ को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद पंचायती राज को देख लेंगे और कंप्लीट हमारा पॉलिटी हो गया। अब रहा कि सुजीत सर इसके लिए बुक क्या, परीक्षा वाणी, एक्स्ट्रा सारी को फाड़ फेंक दो, सब कुछ बेकार है, सिर्फ परीक्षा वाणी आप अपने टेबल पे रख लीजिए। आपको मजा ना आ जाए तो कहना सुजीत सर से। इसके ओझा सर की बुक है, परीक्षा वाणी सबसे बढ़िया मुझे लगती है।
हो सकता है आपको कुछ और बढ़िया लगे तो आप लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रीलिम्स निकालना है तो इसकी वजह से की बुक परीक्षा वाणी का लेना पड़ेगा। और साथ साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन मैं पहले ही बता चुका हूं, सबका घटना चक्र का, करंट छोड़ के, स्पेशल बिहार स्पेशल छोड़ के बाकी सबका घटना चक्र का पूर्वावलोकन 2020 का खरीद लीजिए। अगर पुराना है तो उसको हटा दीजिए, नया ले आइए, थोड़ा सा पैसा लगाइए, क्योंकि नए में कम से कम 2000-3000 क्वेश्चन तो उसमें आ ही जाता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्या भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों को इंक्लूड करके प्रीलिम्स से पूछा जाता है। क्या क्या है, भारत की भौतिक स्वरूप को थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत की नदियां, जैसे नदियां में क्या क्या देखना है, गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, हुगली, चंबल, कोशी, अमरकंटक, गंगा और कर्मनाशा। अब इसमें देखना क्या है सुजीत सर, अब आपके दिमाग में रहेगा क्या, कहां से निकलती है, किस तरीके से, कौन से रास्ते होते हैं, कितने स्टेट को टच करते हुए फिर कहां पे जाके समाती है। बस इस चीज को यहां पे ध्यान रखना, ज्यादा कुछ भी नहीं। भारत की जलवायु को देख लेना, अच्छे तरीके से खंगाल लेना, भारत में सिंचाई की क्या व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, थोड़ा सा डाटा अपडेट कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने में मजा आ जाए, समझने में मजा आ जाए। भारत में खनिज संसाधन उसके बारे में देख लीजिएगा, भारत की मिट्टियां, जितनी भी मिट्टियां, खास करके जो आपके बिहार में मिट्टियां पाई जाती है उस पर सारा नजर रखना होगा। भारत की जनगणना 2011 आने वाला 2021 में, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो 2011 इंपोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। उसके बाद विश्व भूगोल में जो है सौरमंडल को ध्यान रखना है, स्थल मंडल को ध्यान रखना है, भूकंप को ध्यान रखना है, एकदम इंपोर्टेंट है। और ये सब करंट से जुड़ा हुआ रहने वाला, ध्यान रखिएगा एकदम। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल कितने कितने ऊंचाई पे रहता है, उन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एकदम बेसिक बात ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा जी, नहीं रुकेगा। हमारी प्रॉब्लम होती है बेसिक क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ इसीलिए आज आप रो रहे हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया इसलिए आप भड़ास किसी और पे निकाल रहे हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया तो दिल करता है जिससे सुसाइड कर लूं। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम ऐसा था जो आपको आ रहा था, आपने गलत कर दिया। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इसलिए इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिए, बदलाव कीजिए। आता हुआ क्वेश्चन जब तक गलत करने से नहीं बचेगा रिजल्ट आपका नहीं आएगा। लाइए मैं लिख के दे रहा हूं, फिर पढ़ने का क्या मतलब, एक एक क्वेश्चन से रुकता है। मैं रोया हूं खून का आंसू एक एक नंबर से रुकने में, और आपकी तो इतने नंबर का फासला है जी पास करने में, आपकी हालत क्या होती है मैं समझ सकता हूं अच्छे से। उसके बाद वायुमंडल के बाद विश्व की प्रमुख जलसंधियां जैसे मलक्का हुआ, पाक हुआ, हडसन हुआ, जिब्राल्टर हुआ या मेगलन हुआ, इन सब पे थोड़ा सा नजर रखना होगा। इसके साथ में विश्व की प्रमुख नदियां, चाहे वो अमेजन हुआ, सिंधु हुआ, डेन्यूब हुआ, डार्लिंग हुआ, मिसिसिपी हुआ, कांगो हुआ, मैकेंजी हुआ या इरावती, इन सब नदियों को थोड़ा सा देखना, कौन से देश में बहती है, कहां से कहां निकलती, कहां से कहां डूबती है। बस ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। विश्व के प्रमुख पठार को थोड़ा सा देख लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना कर लीजिए, भगवान के लिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। यकीन मानिए, जब प्रमुख पठार आएगा तो मेडागास्कर की पठार, अलास्का, कोलोराडो, बोल्विया, कोलंबिया, दक्कन का पठार, इतना चीज को आप देख लीजिए, आपका कंप्लीट ज्योग्राफी हो गया। अब ज्योग्राफी में भी आपको क्या करना होगा, इसके ओझा सर की बुक परीक्षा वाणी का ही एकदम सबसे बेहतरीन बुक है, आप एक बार पढ़िए तो दोनों विश्व का भी और भारत का भी मजा आ जाएगा। और साथ साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपका रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, उसके बिना तो संभव है ही नहीं है। आइए अर्थशास्त्र में चलते हैं। जैसे ही अर्थशास्त्र में आएंगे तो आपको करंट से जोड़ के पढ़ना होगा, लेकिन इसमें बेसिक जो चीज है उसको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, दूसरा पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य और इसकी उपलब्धियां जो है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब पंचवर्षीय योजना जो उसको बदल के कर दिया गया नीति आयोग, तो नीति आयोग को भी थोड़ा सा खंगाल लीजिएगा। भारत में निर्धनता क्या है, ये जो सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चाहे वो लकड़बागा समिति की क्या रिपोर्ट थी, सुरेश तेंदुलकर की क्या रिपोर्ट थी, या श्री रंगराजन की क्या रिपोर्ट थी, इन सबको अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद इसकी आर्थिक नीतियां की थी, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जो हमेशा चर्चा में था उसको समझ लेना है। बजट जो आया 2020-21, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण पे भी थोड़ा सा नजर रखना। उसके बाद कंप्लीट हो गया आपका, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ओझा सर की परीक्षा वाणी आते हैं जिसकी बेसिक के लिए कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ में करंट से जोड़ के आपको इसको पढ़ना होगा, सफिशिएंट है। और करंट से जोड़ने के लिए परीक्षा मंथन सबसे अल्टीमेट और ऑसम बुक है, आप उसको ले लीजिएगा। आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से इस बार आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, और वो है बायोलॉजी, साइंस वाला पोर्शन। साइंस वाला पोर्शन तो लेके ऐसे डूबा,
जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि सुजीत सर हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ क्यों नहीं करेगा। अगर एक साइड आपको ज्योग्राफी में हिस्ट्री में जाकर 35 क्वेश्चन दिया तो इस साइड भी उतना ही दिया, क्योंकि वहां अगर आर्ट्स वाले ठप्पा मार सकते हैं तो इधर साइंस वाले मारे, तो आपको दोनों में कंपीट करना होगा। आर्ट्स वाले के लिए जो है वो हिस्ट्री आसान लगा और साइंस हार्ड लगा, और जो साइंस वाले थे उनके लिए हिस्ट्री पूरी तरीके से हार्ड था और साइंस आसान था। अब इसको आसान आपको भी बनाना होगा अगर आप आर्ट्स में, तो इसके लिए जो है सबसे पहले जीव विज्ञान से 15 एवरेज क्वेश्चन बता रहा हूं 15। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है ये समझ लीजिए। डीएनए आरएनए अच्छे तरीके से खंगाल लीजिए, क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मेंडल का नियम क्या था इसको समझ लीजिए। वनस्पति विज्ञान में कवक, जीवाणु, शैवाल, प्रकाश संश्लेषण, तत्व की कमी से होने वाले रोग है, इसको थोड़ा खंगाल लीजिए। बस कंटिन्यू रोज दिन पढ़िए ना, मजा आ जाएगा। जीव विज्ञान कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, बेसिक चीज पूछा जाता है। बेसिक एक बच्चा पैदा लेता है तो किस तरीके से बढ़ता है ये पूछा जाता है। अगर सही में समझिए तो बच्चा जब पैदा लेता है तो किस प्रोसेस से पैदा ले रहा बच्चा, कैसे प्रोसेस आया, उस प्रोसेस के बारे में जानना है। जब बच्चा धरती पे आ गया तब उसके साथ में क्या क्या न्यूट्रिशन दिया जाए, कौन से तत्व दिया जाए जिससे वो स्वस्थ रह सके। उसके साथ साथ में कौन कौन सी उसके अंदर बीमारियां होगी, उस बीमारियां का समाधान क्या है उसके बारे में पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा पेड़ पौधे के बारे में इसे पढ़ लेंगे, कैसे ये प्रजनन करते हैं, कैसे ये जनन करते हैं, कैसे ये बढ़ते हैं, कैसे इसमें पानी जाता है, पानी से कैसे फल तक पहुंचता है, कैसे इनके जड़ से ऊपर तक विकास होता है, क्या क्या इसके अंदर है, क्या ये कैसे इसके पत्ते हरे होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना इसको बस ध्यान रखना, ज्यादा एक साथ कुछ नहीं करना। बस यही जो कि हर दिन आप देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं। आइए प्राणी विज्ञान में प्रोटोजोआ को देख लेंगे, मत्स्य वर्ग को देख लेंगे, सरीसृप को देख लेंगे, स्तनी वर्ग के प्राणी को देख लेंगे, पक्षी वर्ग के प्राणी को देख लेंगे, और मानव का जो रक्त है, ब्लड है, उसको देख लेंगे। कंप्लीट बस इतना करना। उसके बाद जो है मानव के शरीर का तंत्र, इसके अंदर जो देखेंगे पाचन क्या है, अमाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, मल त्याग क्या है, यकृत क्या है, पित्ताशय क्या है, अग्नाशय क्या है, इंसुलिन क्या है, हृदय क्या है, मस्तिष्क क्या है। हमारे पार्ट्स में जो जो हमारे बॉडी के अंदर है थोड़ा सा देखिए, मजा तो आता है। क्या मस्तिष्क से कैसे काम कर रहा है, क्या है लेफ्ट साइड में, क्या है राइट साइड में, क्या है पीत क्या है, किडनी क्या है, पेट क्या है, ये सभी के बारे में तो पढ़ना है। और ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो आपके अंदर जागृति होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आपसे एमबीबीएस का तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये तो अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद लास्ट में पोषक तत्व पदार्थ जो है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कौन कौन से फल से प्राप्त होते हैं उसके बारे में जान लेंगे। मानव के रोग, चाहे जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, या फिर अनुवांशिक रोग यानी माता पिता से आया हुआ रोग जो है उसके बारे में खंगाल दीजिए। कंप्लीट हो गया। बस इतना सा कंप्लीट करना है और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है। अब इसके लिए भी जो है परीक्षा वाणी की बुक पढ़ लीजिए, एसके ओझा सर की। आप एक बार जाके देखिए, मत लीजिए, कम से कम जाके तो देख लीजिए कि जो जो चीज सुजीत सर बताए क्या उस बुक में है, तो खरीदिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर जैसे दिल करे वैसे कीजिए। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है, एक बड़े भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते और एक टीचर होने के नाते मैं सच आपको बताता हूं। नेक्स्ट जो है भौतिकी में 5 प्रश्न, इसमें गति, इसके साथ साथ में न्यूटन के प्रथम गति, द्वितीय और तृतीय गति को थोड़ा सा समझ लीजिए। कार्य ऊर्जा, शक्ति, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस दोनों के बारे में समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण, तरंग, ध्वनि तरंग को थोड़ा सा देख लीजिए, उष्मा को देख लीजिए, प्रकाश को देख लीजिए, दर्पण और लेंस, प्रकाश में दर्पण और लेंस दोनों को थोड़ा समझ लीजिए। विद्युत धारा को समझ लीजिए। नाभिकीय विखंडन और संलयन किस तरीके से हो रहा है परमाणु में, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट भौतिकी। और भौतिकी के लिए फिर से एसके ओझा सर की बुक और आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन, बस एक्स्ट्रा एक भी बुक टेबल पे मत रखिए। चलिए आइए, अब रसायन में जो है, रसायन में ज्यादा कुछ नहीं करना। पिछले साल के जो 15 से 20 साल के क्वेश्चन है उसको बस एक बार चाट जाइए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। पिछले साल के जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए रसायन में उसको चाट जाइए, सिंपल खत्म। समसामयिकी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समसामयिकी सुजीत सर कहां से पढ़ा जाए? जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हुआ वहां से लेके जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता है, इसके बीच का जितना भी करंट इशू है सबको खंगाल जाइए, सबको चाट जाइए। और इस बार करंट में मैं खुद ही उतरूंगा। बस आपकी दुआ होनी चाहिए, आपका प्यार होना चाहिए और आपका साथ होना चाहिए। करंट मैं लेके उतरूंगा और हर दिन करूंगा, बस आप तैयार रहिए।
गणित गणित में 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए आपको घबराने की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी 10th के बुक को खंगाल लीजिए और प्रीवियस ईयर जब तक जितने भी गणित पूछे गए क्वेश्चन उस सबको खंगाल लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा सिलेक्टेड टॉपिक था जो मैंने कोशिश किया आपको बता देने का। आप वीडियो पॉज करके लिखते रहिए, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का मैं जवाब जरूर दे दूंगा। ये आप विश्वास रखिएगा मेरे साथ। और हां दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप किसी संस्था की तलाश में हैं तो आपके पास में इस वक्त सबसे कम कीमत में सबसे बेस्ट पढ़ाई के साथ साथ में डेली टेस्ट के साथ में श्योर सक्सेस आपके साथ में है। अगर आप यहां जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर है 9334710148, यहां पे भी जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन से लेके क्रेश कोर्स से लेके प्रीलिम्स और मेंस की सबकी बैच जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। और साथ साथ में व्हाट्सएप 9015148776, हो सकता है कभी नंबर नहीं ले पाए क्योंकि जितने भी स्टाफ है सब छुट्टी में, हो सकता है ना रिसीव करे, तो आप ये इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, यहां मिल जाएगा। और हां दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स का तो हमारी संस्था से ले सकते हैं नोट्स। ये नहीं कहता हूं कि हमारी नोट्स बेस्ट है, लेकिन हां ये मैं कहता हूं कि हम इस पे बहुत मेहनत की है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।